नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स विद शेखर की नेक्स्ट क्लासेस में। और आज हम ये 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अच्छा, करंट अफेयर्स के केवल 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन इनसे ही हमारे जनरल अवेयरनेस के कम से कम 50 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहली न्यूज़ है COP27। कॉप की जो 27वीं मीटिंग है, 27वीं बैठक है, वो नवंबर 2022 में मिस्र मतलब इजिप्ट में होगी। अच्छा, कॉप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप। अच्छा, ये अब किस चीज़ की पार्टी है? तो आपको शायद एनवायरनमेंट में मतलब पता होगा कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 ब्राज़ील के रियो शहर में, ठीक है, जिसे फर्स्ट अर्थ समिट कहा जाता है। तो उसी दौरान जिन देशों ने वहाँ पर भाग लिया था, तो उन्होंने ये कहा कि हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चाहिए तो उसी की निगरानी के लिए एक संस्था बनी थी, और उस संस्था का नाम था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये संस्था एक तरीके से इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1992 में, लेकिन ये बनी थी 1994 में। और इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जो देश 1992 के रियो सम्मेलन में भाग लिए हैं, तो उन्होंने जो जो प्रॉमिस किए हैं तो वो पूरा कर भी रहे हैं या नहीं। और वो देश जिन्होंने ये कहा था कि हाँ, हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये सब करेंगे, तो उन्हीं को जो ग्रुप बना उसी को कहा जाता है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉप की जो पहली मीटिंग हुई थी, COP1 जो पहली मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 1995 में बर्लिन में। ऐसे 1996, 97 हर साल होती रहती है। तो हमें एक तो पहली वाली इंपॉर्टेंट है, COP1 कहाँ हुई थी, और ये तो हर साल होती रहेंगी, जैसे 2022 की होगी मिस्र में। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो बीच में हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे COP3 हुई थी 1997। अब सिंपल है, 1995 में हुई है COP1, तो 1996 में COP2 और 1997 में COP3। ये COP3 की जो बैठक हुई थी, ये हुई थी जापान के क्योटो में। और यहीं पर ही एक बना था क्योटो प्रोटोकॉल। शायद एग्जाम में आपने पढ़ा भी होगा, कभी एग्जाम दिए होंगे या सुना भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। क्योटो शहर में कुछ नियम बनाए गए, उन्हीं ही कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल्स। अच्छा, बॉन, UNFCCC का जो मुख्यालय है वो बॉन में है, और ये बॉन है शहर जर्मनी का। तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जर्मनी में, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। क्लियर? अब बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल 1997। क्योटो प्रोटोकॉल में होता क्या है कि कॉप की जब बैठक होती है तो वो ये कहते हैं कि जी, दुनिया परेशान है ग्लोबल वार्मिंग से। सही है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो इसके लिए, इसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सिंपल वहां पर यह बात की गई कि इन 6 गैसों को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक, हरित गृह गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस। इन 6 गैसों के प्रभाव को, या जहां से ये इमिशन होता है इनका, जहां से ये निकलती हैं, इन्हें कम करना है, इनके इमिशन को कम करना है। अगर इनका इमिशन कम हो गया तो हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में ये टारगेट लिया गया कि पृथ्वी का जितना तापमान है, ठीक, जितना तापमान लगातार बढ़ रहा है, उसे हम 1990 साल, याद रखना, 1990 के स्तर पर फिक्स कर देंगे कि अगर पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 1990 जितना रहता है, जितना 1990 में था, 1990 में था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लगातार इनका इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बढ़ता रहेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग लगातार होती रहेगी। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा, COP21, कॉप की 21वीं बैठक हुई थी 2015 में। ये हुई थी पेरिस में, और वहां पर हुआ था पेरिस एग्रीमेंट। तो क्योटो प्रोटोकॉल पुराना था, अब क्योटो प्रोटोकॉल की नई जगह जो नए रूल्स बनेंगे वो लेगा पेरिस एग्रीमेंट। सिंपल सी बात है, क्योटो प्रोटोकॉल बना था 1997 में, कितने साल हो गए हैं। तो अब जिस तरीके से इमिशन हो रहा है गैसेस का, या नए नए तरीके के पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो रूल्स भी तो चेंज करने पड़ेंगे। इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल को की जगह अब जो लेगा वो लेगा पेरिस एग्रीमेंट। और ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था COP21 की बैठक में, जो हुई थी पेरिस में 2015 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है COP27 की। सही है, तो करंट अफेयर्स में क्या है, COP27 की
जो कॉप की जो 27वीं बैठक है वो कहाँ होगी, मिस्र में होगी, और ये नवंबर 2022 में होगी। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़, युद्ध अभ्यास। अच्छा, भारत अपने मित्र देशों के साथ युद्ध के अभ्यास करता रहता है ना, वॉर एक्सरसाइज करता रहता है, कि जब रियल में वॉर हो तब हमें यह महसूस ना हो कि हाँ हमारी एक्सरसाइज में थोड़ी कमी रह गई थी। और वैसे भी वॉर एक्सरसाइज जो होगी वो अपने मित्र देशों के साथ होगी, है ना, वॉर तो हमेशा एनिमीज दुश्मनों के साथ होगा। तो हमारा जो अमेरिका, मतलब हमारा मित्र जो है, सो कॉल्ड मित्र, है ना, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो युद्ध अभ्यास मतलब वॉर एक्सरसाइज हुई है उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश की सेना के साथ किया? तो ये किया है यूएस, अमेरिका की सेना के साथ। और ये हुआ कहाँ है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हुआ कहाँ है। ये हुआ है उत्तराखंड के औली में। अच्छा, औली घूमने की एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, ठीक है, तो ये ओली में हुआ। अच्छा, ये ओली में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ओली है ना, ये LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो चाइना वाली सीमा है ना, चाइना और भारत की सीमा, तो LAC से मात्र 100 किलोमीटर दूर है ये ओली। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम चाइना को दिखाना चाहते हैं, या अमेरिका भी चाइना को दिखाना चाहता है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ती है तो अमेरिका जो हेल्प करेगा वो इंडिया की करेगा। और इसीलिए उन्होंने बॉर्डर के इतने पास वॉर एक्सरसाइज की है, वरना वॉर एक्सरसाइज बॉर्डर के इतने पास नहीं होती हैं। ठीक, तो ये हमारी मित्रता दिखाता है कि अमेरिका और भारत किस तरीके से इकट्ठे होकर चाइना को कंटेन कर सकते हैं या चाइना को रोक सकते हैं। तो युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में हुआ, ओली में हुआ और LAC के पास हुआ। थर्ड पर्सन, अच्छा ये अमोहा जी, ये ईरान के रहने वाले थे, मतलब अब तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, और इन्हें खिताब मिला हुआ था दुनिया का सबसे गंदा इंसान। 94 साल की एज में इनकी मृत्यु हुई है, और ये कई दशकों तक नहाए नहीं थे, है ना। अच्छा, इन्हें डर था कि अगर ये नहा लेंगे तो शायद इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए दशकों से ये नहाए ही नहीं, तो इसीलिए इन्हें खिताब दिया गया था दुनिया का सबसे गंदा इंसान। तो हुआ क्या, इनकी मृत्यु कैसे हो गई? इनकी मृत्यु हुई कि गांव वालों ने ज़बरदस्ती इन्हें पकड़ा और इन्हें नहला दिया। अब नहाने के बाद से ही इनकी तबीयत खराब होने लगी और एट लास्ट इनकी मृत्यु हो गई। तो दुनिया के सबसे गंदे इंसान अमोहा जी जो ईरान के थे, और इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नीति आयोग ने 2018 में एक कार्यक्रम शुरू किया था, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। सही है। अच्छा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम का मतलब क्या था? कि मतलब सामाजिक आर्थिक विकास का मॉडल, कि हम जितने भी हमारे भारत में जिले हैं तो वहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा जिला मॉडल बन सकता है सामाजिक और आर्थिक विकास का, कि आज सामाजिक और आर्थिक विकास उस जिले में इतना हो जाए कि वो एक मॉडल बन जाए, कि दूसरे जिले उसे कॉपी करने की कोशिश करें। तो इसीलिए अच्छा सिंपल सी बात है, जिलों के बीच में कंपटीशन होगा तो ही तो मतलब अच्छे जिले बनेंगे और अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलेंगे। तो इसी के लिए ये बनाया गया था। तो हर साल इसकी रैंकिंग आती है कि इस साल किसने टॉप किया है, इस साल किसने टॉप किया है। तो इस बार 112 जिलों की रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस मिला है हरिद्वार को। तो नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो 2018 में था, इसमें 2021-22 में जो पहली रैंक मिली है वो मिली है हरिद्वार को। अच्छा, रैंक मिलने से क्या होता है, फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि हरिद्वार को पहली रैंक मिली है तो एक तो ये न्यूज़ में आएगा, दूसरी बात ये है कि इसे जितनी इसे फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी, भाई हर जिलों को फाइनेंशियल हेल्प मिलती है जिले के डेवलपमेंट के लिए, तो इन्हें एडिशनल हेल्प मिलेगी। और एडिशनल हेल्प के नाम पर हरिद्वार को 3 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसने एक मॉडल बन के दिखाया है कि हाँ सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज़ है अमृत सरोवर योजना। अच्छा, अमृत सरोवर योजना भारत सरकार ने शुरू करी थी अप्रैल 2022 में, और किस चीज़ के लिए? जल संरक्षण के लिए। जिस तरीके से भारत में पानी की कमी होती जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि अगले 15 से 20 सालों में भारत की लगभग 50 to 60% जो नदियां हैं उनका पानी आधे से भी कम हो जाएगा। और भारत जैसा महान देश जिसे नदियों का देश कहा जाता था और वहाँ पर पानी की इतनी प्रॉब्लम हो, तो हम इसी के लिए योजना है कि हम अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे
कि देश से पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इसी के लिए जल संरक्षण योजना चलाई गई। अच्छा, जल को संरक्षित कंजर्व कैसे किया जा सकता है कि हमारे जिलों में जो तालाब होते हैं, सरोवर जो होते हैं, उनको जो है संरक्षित करना है। तो इसी के लिए योजना चलाई गई थी अमृत सरोवर योजना, कि जो तालाब हैं, सरोवर हैं, उनको संरक्षित करना है। तो हर जिले में कम से कम एक तालाब को संरक्षित करना है, तो इसके लिए योजना थी। तो यहां पर रैंकिंग दी गई है कि किस राज्य ने, है ना, कितने अमृत सरोवर को, मतलब कितने तालाबों को संरक्षित किया है। तो इसमें पहली रैंक आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा तालाबों को संरक्षित किया है। नंबर 2 पे आया है मध्य प्रदेश और नंबर 3 पे आया है जम्मू एंड कश्मीर। और उत्तर प्रदेश में भी जो एक डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी, ठीक, लखीमपुर खीरी, वो जिलों में टॉप पर है। लखीमपुर खीरी जिले में ही, एक जिले ने ही मतलब 256 तालाबों को संरक्षित कर लिया है। सही है। तो यूपी नंबर 1 है यहां पर। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश ने राज्यों में टॉप किया है और उत्तर प्रदेश के ही जिला लखीमपुर खीरी ने जिलों में टॉप किया है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और नेक्स्ट क्लासेस में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेंगी। और न्यूज़ के साथ साथ जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक होते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स से जो भी संबंधित टॉपिक्स होंगे, वो ऐसे ही आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।